मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। कल 20 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीआईसी लेक्चरार के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा कराई थी उसमें ज्योग्राफी विषय की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया है और लगभग 2000 लोगों को पास किया है मेंस परीक्षा देने के लिए। अच्छी खासी संख्या में लोगों को पास कर दिया है। सीटें थोड़ी सी कम हैं लेकिन कोई नहीं, सिलेक्शन तो आप ही लोगों का होना है। आप ही में से कोई लोग होंगे जो उन रिक्त सीटों को अंततः भरेंगे। मैं पिछले 5 वीडियो से लगातार जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी के लिए आंसर राइटिंग आपको सिखा रहा हूँ। पिछले 5 वीडियोस में मैंने 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। ये वो सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू थे। वो पहले ये एक एग्जाम हो चुका है, जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम हो चुका है, उसमें आए हुए क्वेश्चन थे। और आज का जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, इसी पेपर में पूछा गया है। आज भी मैं इस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग आपको सिखाऊंगा और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी बता दूंगा। 150 शब्दों का ये क्वेश्चन है और 15 नंबर का ये क्वेश्चन था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस। इस एप्लीकेशन को आप मोबाइल में जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ये एप्लीकेशन ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड है और इसमें ज्योग्राफी विषय से संबंधित बहुत कुछ जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे कि 208 क्वेश्चन पेपर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 208 क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरी इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसमें लगभग 20,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये जो पेपर हैं वो अलग अलग राज्यों में जो भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, खासतौर से ज्योग्राफी विषय के, वो पेपर हैं। यूजीसी नेट के पेपर हैं, सीयूईटी के पेपर हैं और जेएनयू या बीएचयू में जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो पेपर भी मैंने लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं उसमें। और अन्य भी कई एक पेपर हैं। तो 208 पेपर हैं ज्योग्राफी के, उसमें लगभग 20,000 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अलग अलग स्टैंडर्ड के। अलग अलग राज्यों में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ एक स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, उसमें मैंने कुछ बुक्स भी उपलब्ध कराई हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए, देखिए, बहुत काम की हैं वो बुक्स आपके लिए, सब फ्री है। और एक सिलेबस का सेक्शन है, उसमें मैंने अलग अलग एग्जाम्स के ज्योग्राफी से संबंधित जो भी सिलेबस हो सकते हैं वो मैंने अपलोड कर रखे हैं। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जारी कर दिया है, तो वो सिलेबस भी आपको उसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो एग्जाम होने जा रहा है, ये जो मेंस परीक्षा होने जा रही है 30 अगस्त को, ये जो जीआईसी लेक्चरर की जो मेंस परीक्षा हो रही है, इसके 16 क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपने उस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। ये 16 मॉक टेस्ट हैं। इसके मैंने 2 कोर्स डेवलप किए हैं। एक कोर्स में 16 पेपर हैं, दूसरे कोर्स में 10 पेपर हैं। तो आप चाहे जो लगाना चाहें, अगर आप 16 पेपर लगाना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को लीजिए, अगर आप 10 पेपर लगाना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप ये पेपर लगा लेंगे तो आपका जो मेंस का जो पेपर होगा, जो फाइनल पेपर होगा, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे क्योंकि मैंने पूरे का पूरा सिलेबस अपने इन क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। आपके एग्जाम का जो सिलेबस है, और कई क्वेश्चन बाहर के भी मैंने लिखे हुए हैं जो कि मतलब सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पहले, तो वैसे क्वेश्चन भी मैंने इन इन क्वेश्चन पेपर्स में, इन मॉक टेस्ट में मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं। और साथ ही साथ जो जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको। ये नहीं कि बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन दे दिया है, वैसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड रहा है परीक्षा का, जो जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम की जो परीक्षा हुई थी, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक वैसे ही क्वेश्चन, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और इन 16 मॉक टेस्ट में आपको उपलब्ध कराए हैं। आप इन मॉक टेस्ट को जरूर लगाइए, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कई एक क्वेश्चन मेरे इन मॉक टेस्ट से आपको जरूर मिलेंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है।
इसी जीआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम ज्योग्राफी में पूछा गया था कि कोरियोलिस बल क्या होता है। बहुत ही सरल सवाल है, आप जानते हैं कोरियोलिस बल क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो ये क्वेश्चन 150 शब्द में इसका जवाब देना था। 150 शब्द में इसका जवाब देना था और ये क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान सवाल है और इस क्वेश्चन में 15 नंबर में से 15 नंबर प्राप्त कर पाना बहुत ही आसान है। अब इसकी इसकी आंसर राइटिंग कैसे की जाएगी, कैसे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, वो आज मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले कोरियोलिस बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और हम कंसेप्ट भी सीख जाएंगे और क्या लिखना है मैं उसको उसको भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो कोरियोलिस बल क्या होता है सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो दूसरा सेक्शन होगा। क्वेश्चन के लास्ट में हम उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोरियोलिस बल क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कोरियोलिस बल जो है वो कोरियोलिस बल जो है ये एक आभासी बल होता है। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे कि कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है, ये एक वास्तविक बल नहीं होता है, ये एक आभासी बल होता है। आप पहली लाइन ये लिखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कि देखिए ये कोरियोलिस बल किस पे लागू होता है, किस पे लगता है, आपको ये बताना होगा। तो आप लिखेंगे कि कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर चलने वाली वस्तुओं या पृथ्वी की सतह के ऊपर गतिमान वस्तुओं जैसे कि पवने, हमारी जो विंड्स हैं, जो पवने हैं उन पर, और जो महासागरीय धाराएं हैं उन पर ये बल कार्य करता है। तो पहली लाइन आप क्या लिखेंगे, कोरियोलिस बल एक आभासी बल होता है जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर चलने वाली वस्तुएं जैसे कि पवन और महासागरीय धाराओं पर, महासागरीय जो धाराएं हैं इन पर ये बल कार्य करता है। ये पहली लाइन हो गई। अब हम आगे बताएंगे कि इस बल की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। अगली लाइन आपको, पहली लाइन तो ये हो गई, अगली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि इस बल की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो बस आप इतनी सी बात लिख दीजिएगा कि इस इस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के फलस्वरूप होती है। आप दूसरी लाइन क्या लिखेंगे कि पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी है इसकी जो धुरी है और इस धुरी में ये जो पृथ्वी मूव कर रही है, आप लिखेंगे कि इस बल की उत्पत्ति पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होती है। दूसरी लाइन आपकी ये हो गई। इन दो लाइनों को लिखने के बाद अब हम तीसरी लाइन लिखेंगे और अगर आपको ये लाइन याद रहे तो आप लिखिएगा और याद न रहे तो आप इसको मत लिखिएगा। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लिखने से या इसको न लिखने से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। न कोई नंबर जुड़ेगा और न ही कोई नंबर कटेगा। तो अब आपको बताना है कि ये जो बल है इस बल की खोज किसने की थी। तो आप बता दीजिएगा। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जी कोरियोलिस। इनका नाम था जी कोरियोलिस। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जी कोरियोलिस। इन्होंने 1835 में इस बल की खोज की थी, इस बल के बारे में बताया था। अब ये लाइन अगर आपको याद रहती है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहती है तो कोई भी खराब बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका इस क्वेश्चन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। 3 लाइनें लिखी कि ये एक आभासी बल होता है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर चलने वाली गतिमान वस्तुओं जैसे कि पवन और महासागरीय धाराओं पर अप्लाई होता है, उन पर लागू होता है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होती है। और एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जी कोरियोलिस ने 1835 में इस बल की खोज की थी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिखनी है और ये लाइन है कि ये जो बल होता है, जिस बल को अभी हमने कहा था ये आभासी बल होता है, अब हम इस बल को डिफाइन करेंगे। अब हम इस बल के बारे में बताएंगे। अब हम ये कहेंगे कि ये जो कोरियोलिस बल होता है ये वस्तु की, ये जो गतिमान वस्तु है उसकी स्पीड, ये कोरियोलिस बल गतिमान वस्तु की स्पीड जिसको कि हम कहते हैं चाल या गति, चाल या गति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। ये कोरियोलिस बल
पृथ्वी की सतह के ऊपर गतिमान वस्तु या पवन या महासागरीय धाराएं, उनकी स्पीड, जिसको कि हम चाल या गति कहते हैं, उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि इस बल के कारण न तो गतिमान वस्तुओं की गति में कोई वृद्धि होगी, न ही गतिमान वस्तुओं की जो गति है वो स्लो हो जाएगी। गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस कोरियोलिस बल का। तो प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है कि इस बल का जो प्रभाव होता है वो वो गतिमान वस्तु की दिशा पर पड़ता है। इस बल का प्रभाव, ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, ये गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाता है या उस दिशा को विक्षेपित कर देता है। इसको हम लिखेंगे विक्षेपित या डिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? इसको इंग्लिश में लिखेंगे DEFLECT। गतिमान कोई वस्तु है, सपोज करिए कि यहाँ ये ए पॉइंट है और यहाँ पर ये एक बी पॉइंट है और ए से बी की ओर कोई वस्तु गति कर रही है। तो जब इस पर कोरियोलिस फोर्स कार्य करेगा तो ये जो वस्तु है वो जो ए से बी की ओर डायरेक्शन करके चल रही थी, अब ये अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाएगी, ये कहीं सी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो ये जो वस्तु है इसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वस्तु की जो मार्ग है या इस वस्तु की जो दिशा है वो विक्षेपित हो जाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कोरियोलिस बल वस्तु की चाल या गति या स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये सिर्फ और सिर्फ गतिमान वस्तुओं की दिशा को विक्षेपित करता है, उनके चलने के मार्ग में परिवर्तन लेकर आता है। बस ये दो लाइनें आपको इस जगह पर लिखनी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। इस डायग्राम को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस डायग्राम को बनाना है वो भी अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक चीज और आपको मैं बता दूं कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी होते हैं ये स्पीड और वेलोसिटी में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलोसिटी। ऐसा नहीं है, स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी अलग राशि है। एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक फिजिक्स की बात है। कभी जब कोरियोलिस बल के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जिस शब्द का यूज करना है वो है स्पीड। कोरियोलिस बल वस्तु की स्पीड को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करता है, ये वस्तु की दिशा या उसके मार्ग में परिवर्तन लेकर आता है। अब हम देखेंगे एक एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आपको लिखना है इस जगह पर। आप लिखिएगा कोरियोलिस फोर्स प्रोपोर्शनल टू वस्तु की गति या वस्तु की स्पीड। आप ऐसे लिखिएगा यहाँ पर, वस्तु की गति। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि ये वस्तु की गति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो फिर क्या आपने ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है आखिर? तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि वस्तु की गति, उसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव कहाँ पड़ रहा था? उसके चलने की दिशा बदल जा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु अधिक वेग से चल रही है तो उसके चलने का जो मार्ग है उसमें डिफ्लेक्शन या उसमें ये जो विक्षेपण होगा वो ज्यादा होगा। वहीं अगर कोई दूसरी वस्तु धीमी गति से चल रही है तो उसके चलने की जो दिशा है, उसका जो मार्ग है, उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा या जो मार्ग में परिवर्तन होगा वो कम होगा। यहाँ इस बात को कहने का मतलब ये है। तो कोई वस्तु जो अधिक वेग से चल रही है इसको आपको बताना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये आप स्टेटमेंट लिखेंगे और इसके आगे आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आप लिखेंगे इस जगह पर, आप ये लिखेंगे कि कोरियोलिस बल के कारण तीव्र गति से गतिमान वस्तु अपने मार्ग से अधिक विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस बल के कारण तीव्र गति से गतिमान वस्तु अपने मार्ग से अधिक विक्षेपित हो जाती है, जबकि मंद गति से चलने वाली वस्तु अपने मार्ग से कम विक्षेपित होती है। आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन गतिमान वस्तु की
जो स्पीड है, जो चाल है, जो गति है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी आपको इस जगह पर लिखना पड़ेगा। ये इस जगह पर जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे सी एफ प्रोपोर्शनल टू वस्तु की गति, तो इसको एक्सप्लेन आपको यहाँ करना पड़ेगा। अगर आप इसको लिखेंगे, एग्जामिनर अगर इसको चेक करेगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। अगला एक और स्टेटमेंट इसी तरीके से हम लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे कि ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है अक्षांश। अक्षांश का जो मान होता है उसको हम कह देते हैं थीटा। थीटा का मतलब हम यहाँ लिख दे रहा हूं अक्षांश। अक्षांश मान, अक्षांश का जो कोणीय मान होता है, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, तो उसको एक जनरल टर्म दे दिया, उसको हमने कह दिया, उस कोण का नाम दे दिया हमने थीटा। तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है उस अक्षांश की साइन वैल्यू, ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा, तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है अक्षांश की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। अब इस बात को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, अब उसको आगे आप लिखेंगे। आप चाहे ऐसे एरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेटर के लिए, इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू होती है 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान होता है 0। इसलिए इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? 0 होता है। वहीं अगर हम पोल्स की बात करें, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो पोल्स में जो अक्षांश होता है उसका मान क्या होता है? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो जो पोल्स होते हैं उस पोल्स में जो कोरियोलिस फोर्स का मान क्या होता है? 1। तो इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स का मान होता है 0 और पोल्स पर कोरियोलिस फोर्स का मान होता है 1। कहने का मतलब ये है कि आप इस लाइन को आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद आप इसको भी लिख दीजिएगा और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस फोर्स का मान न्यूनतम 0 होता है और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर चलते हैं तो कोरियोलिस फोर्स के मान में वृद्धि होती चली जाती है और पोल्स पर कोरियोलिस फोर्स का मान अधिकतम होता है। ये बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब इतनी बात एक्सप्लेन करने के बाद, इतनी बात लिख लेने के बाद, अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है कि पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब उसको हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे लिखेंगे। पवनों पर प्रभाव, आप हेडिंग डालिएगा इस जगह पर, यहाँ पर लिखिएगा कोरियोलिस फोर्स का पवनों पर प्रभाव। ठीक है, अब देखिए मैं किस तरीके से इसको लिख रहा हूं। अब एग्जामिनर भी जानता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ लिखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो अपने मार्ग से राइट साइड, सीधी दिशा में राइट साइड, दाईं ओर मुड़ जाती हैं। राइट साइड में मुड़ जाती है। बस आप इतनी लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद लिख दीजिएगा दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो अपने मार्ग से लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं, मार्ग से बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। बस ये 2 लाइन आपको लिख देनी है। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मार्ग से राइट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने गति के जो मार्ग है उससे लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। इतना आपको लिखना है। अब आपको पता है कि चक्रवात में भी जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन, ये लो प्रेशर के एरिया होते हैं, इनके चारों ओर हवाएं चक्कर लगा के घूमती हैं, गोल गोल चक्कर लगाती हैं और घूमती हैं। तो वो जो हवाएं होती हैं जो चक्रवात के चारों ओर चक्कर लगा के घूम रही होती हैं, उन पर भी कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है। और उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिएगा। आप सिर्फ यहाँ लिखिएगा चक्रवात और इस जगह लिखिएगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और यहाँ पर लिखिएगा सदर्न हेमीस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, जैसा आप लिखना चाहें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप सिर्फ यहां पर लिख दीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में आप लिख दीजिएगा
क्लॉक वाइज, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 150 शब्दों में ही लिखना है। अगर आप एक डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम जरूर बना सकते हैं। आप एक गोल सर्किल बनाइएगा जो कि आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बीच में आप इक्वेटर दिखा दीजिएगा, यहाँ पर ये है इक्वेटर। और इस तरीके से आप पवन दिखा दीजिएगा। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है बी। तो ए से बी की ओर पवन चली, पवन चलने की डायरेक्शन जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ए से बी की ओर, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो पवन ए से बी की ओर चलनी चाहिए थी, बी तक पहुंचनी चाहिए थी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और पहुंचेगी किसी और सी स्थान पर, ये पवन पहुंचेगी जाकर। तो ये जो पाथ था इसको आप लिख दीजिएगा। ए से बी की ओर का ये जो पाथ था ये एक्चुअल पाथ था, ACTUAL एक्चुअल पाथ था, ये वास्तविक पाथ था जो वास्तव में होना चाहिए था। लेकिन ए से सी का ये जो पाथ है ये डिफ्लेक्टेड पाथ है, इसको कहेंगे DEFLECTED, डिफ्लेक्टेड पाथ या विक्षेपित मार्ग। इसी तरीके से आप नीचे भी बना सकते हैं कि ए से बी की ओर चलने वाली जो पवन थी जो इस तरीके से चलनी चाहिए थी, वो अपने जब मैंने अभी आपको बताया था दक्षिणी गोलार्ध में जब पवनें चलती हैं तो अपने मार्ग से कोरियोलिस बल के कारण लेफ्ट साइड में विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये पवन भी जो है बी की तरफ ना पहुंचकर कहीं सी डैश की तरफ पहुंचेगी, है ना। तो इस तरीके से ये जो है ये विक्षेपित पथ हो गया। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विक्षेपित विक्षेपित मार्ग। और ए से बी का ये जो मार्ग था जो वास्तव में होना चाहिए था, इसको मैं लिख देता हूं वास्तविक वास्तविक मार्ग। ये डायग्राम आप बना दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ यहाँ पर लिख दीजिएगा, आपने ऊपर लिखा ही हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कोरियोलिस फोर्स का पवनों पर प्रभाव। और इसके नीचे इस डायग्राम के नीचे जो भी डायग्राम आप बनाते हैं उसके नीचे जरूर लिखिए आप उसके बारे में, उसका शीर्षक जरूर लिखिए कि पवनों पर कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव। इस तरीके से आपने देखा कि ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कोरियोलिस बल क्या होता है, पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया 150 शब्दों में इसमें आपको क्या लिखना चाहिए था। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।